हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो भी हमारे साथी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो समय का अभाव हो या किसी और संसाधन की वजह से अपनी तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाते, तो उन साथियों को अब परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस आपको कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल समय से पहुंचता रहे। टेट सुपर टेट की ये हमारी पहली क्लास है। इसमें हम मैथ के चैप्टर नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, जीरो से हीरो वाली शुरुआत हम इसमें करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे संख्या यानी नंबर्स की। संख्या दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हैं या जिनका मैथमेटिकल ऑपरेशन में अधिकतर यूज किया जाता है वो संख्याएं वास्तविक होती हैं, और ये दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं, इनकी केवल हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होता है परिमेय संख्याएं और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्याएं। डेफिनेशन इनकी सबकी आगे पढ़ेंगे वीडियो में। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं को भी कितने भागों में विभाजित किया जाएगा, तीन भागों में। कौन कौन से? एक तो होता है आपका प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा पूर्ण संख्याएं और तीसरा आपका पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा पहला चैप्टर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं इसे अंकीय क्षमता या संख्या पद्धति। इसमें किस किस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक होगा हमारा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, विभाज्यता के नियम, इकाई का अंक निकालना, स्थानीय मान, जातीय मान, पूर्ववर्ती, परवर्ती, सम विषम संख्याएं, शेषफल प्रमेय। ठीक है, ये सभी टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, देखो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझना कि गिनती की संख्या को, देखो जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं, या किसी भी चीज़ को काउंट करना हो, मान लो ये आपके पास पेन है। ठीक है, ये पेन है, तो आप जब भी गिनती स्टार्ट करोगे, गिनोगे इन्हें, तो कहाँ से गिनोगे, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी करोगे कि 0 1 2, नहीं ना, तो गिनती हमेशा एक से स्टार्ट होती है। तो इसलिए जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये एक से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, उसमें +1 कर दो तो उससे अगली प्राकृतिक संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक, तो बात क्लियर हो गई। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएंगे ये, अनंत तक। ठीक, नोट, थोड़ा ध्यान दें कि ये संख्याएं धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसे कहते हैं, देखो यदि प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आपके पास क्या है, ये संख्या दे रखी है कितनी, ये संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं इसमें 0 लगा दूं, ठीक है, शुरू में 0 और लगा दूं तो ये संख्याएं जो मिलेंगी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक, और इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएंगी ये, अनंत तक। बात क्लियर, उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और किसी टॉपिक को हल्के में मत लेना, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे हम पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक किसे कहते हैं, अब देखो शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक बनाती हैं, इन्हें i से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, शून्य के साथ, ठीक, ये संख्याएं और इनके नेगेटिव मान, ठीक है, इनके नेगेटिव मान भी अगर इसमें शामिल कर लिए जाएं तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। पूर्णांक को i से प्रदर्शित करते हैं, i बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो माइनस में भी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। कहाँ तक, अनंत तक, और प्लस में भी अनंत तक जा रही है। बात क्लियर, तो माइनस प्लस वाली सारी संख्या क्या पूर्णांक के अंदर
आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं सम संख्या यानी इवन नंबर्स। ठीक है, तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 आगे भी। ठीक है, 0 क्यों लिया? देखो अगर किसी संख्या के आगे 0 लगा दिया, मान लो 10 हो गई, 1 के आगे 0 लगाया 10 हो गया, 2 से विभाजित करोगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, तो जहाँ 0 लास्ट में आएगा तो वो भी कैसी संख्या होगी? आपकी सम संख्या होगी। ठीक, तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। आगे देखते हैं हम विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। ठीक है, तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक, तो देखो जो संख्या 2 से विभाजित हो रही थी वो आपकी सम संख्या हुई, और जो 2 से विभाजित नहीं होंगी वो आपकी होंगी विषम संख्या, यानी जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्याएं। बात क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, ध्यान देना, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हों, ठीक है, किसी और से विभाजित हों भाज्य संख्या कहलाती हैं। बात समझ आ रही है? ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हों और खुद से विभाजित तो हों लेकिन उसके साथ साथ किसी और से भी विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्या हमेशा क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 4 है, ठीक है, 4 को तुम 1 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ आ रही है? और ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 1 और 4 तो इसके भाजक हैं ही, 2 भी इसका भाजक है। ठीक, ऐसी 6, ठीक, 8, 9, 10, 12 etc। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। तो इनकी बात करेंगे तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, ठीक है, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें केवल एक से और स्वयं से विभाजित किया जा सके, बाकी किसी और अंक से विभाजित नहीं किया जा सकता, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। बहुत बार आता है। ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, 3, 5, 7, 11 ये सारी क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे बात करते हैं हम परिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल नंबर्स। तो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली, ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक बताया था, हाँ, पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 के नहीं है। ठीक है, तो जैसे 5, 7, 3/5, 22/7, 7/9। ठीक है, और भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, लेकिन अगर मान लो किसी के 3/0 है तो ये संख्या क्या चाहिए? परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? कि यहाँ साफ साफ दे रखा है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या की। तो जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2, √5, पाई, -√2, -√3। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। तो इनमें सबसे जो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है पाई, कि पाई कैसी संख्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अब अगर हम परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के समूह को एक ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है, तो ये मिलकर जो समूह बनाएंगे वो वास्तविक संख्याओं का समूह बनेगा। ठीक, तो जैसे 3/5, 2/3, √2, √3, पाई, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सह अभाज्य संख्याएं। देखो 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ध्यान रखना, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आई? जैसे 3 और 5। देखो 3 को केवल 1 से विभाजित किया जा सकता है, 5 को भी 1 से, लेकिन और कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं है जो इनमें दोनों को विभाजित कर सके।
ठीक है। ऐसी 9 और 16, 9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, 16 को 2 से, 4 से, 8 से भी, लेकिन इनमें कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है जो 9 को और 16 को और भी डिवाइड कर सके 1 के अतिरिक्त। ठीक, तो ऐसी सभी संख्या जिनका ओवेनिस्ट गुणनखंड केवल 1 हो सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, चलिए अब आगे देख, चलिए अब आगे हम बात करते हैं स्थानीय मान। ठीक है, कि स्थानीय मान क्या है। देखो बात समझो, जैसे इसके नाम में लिखा है क्या, स्थानीय मान, तो किसी भी अंक के स्थान की बात चल रही होगी। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है का, किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर आता है, ठीक है, कोई अंक जिस स्थान पर स्थित हो वह उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, आपको कोई भी नंबर्स दे रखा हो और उसमें कुछ अंक का स्थानीय मान पूछे तो जिस स्थान पर वो स्थित होता है वह उसका स्थानीय मान होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो कि इकाई का अंक का स्थानीय मान, इकाई का अंक इंटू 1। ठीक, इकाई का अंक मतलब लास्ट वाला ये होता है, जैसे 7 है इसमें इकाई का अंक है। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7 गुणा 1 यानी 7। ढाई के अंक का स्थानीय मान क्या होगा, ढाई गुणा 10। समझ रहे हो। ऐसी सैकड़े के अंक का स्थानीय मान सैकड़ा गुणा 100। ठीक, ऐसी आगे चलेंगे तो जो 1000 के स्थान पर होगा उसमें 1000 से गुणा करेंगे, 10,000 के स्थान पर होगा 10,000 से गुणा करेंगे, जैसे क्रम उसका बदलेगा ऐसी गुणा करने वाली संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक, तो इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक संख्या है आपकी कि 9 4 3 5 7 में, इसमें 3 का स्थानीय मान। ठीक है, इसमें क्या करना है, 3 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो देखो 3 कौन सी पोजीशन पे, ये ध्यान दो कि 3 कहाँ है, 1 2 3 यानी इकाई ढाई सैकड़ा। 100 भी की पोजीशन पे है ना, सैकड़ा। तो सैकड़े वाले में क्या करते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं, तो इसका 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा गुणा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 300। बात क्लियर। इसी प्रकार हम देखेंगे 4, तो 4 कौन से स्थान पर, इकाई ढाई सैकड़ा 1000, 4 है 1000वें स्थान पर। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलेंगे तो अब इसमें किससे गुणा होगी, 1000 से, यानी 4 गुणा 1000 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, ऐसी 9 का स्थानीय मान। ठीक, तो 9 कौन से स्थान पर है, 10वें 1000 पे, यानी इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 9 गुणा 10,000 इक्वल टू हो जाएगा ये 90,000। बात क्लियर। अब पूछा 5 का स्थानीय मान, नहीं सॉरी 7 का, तो 7 का क्या होगा, 7 कौन से स्थान पर, इकाई के, तो 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा इसका 7। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 कौन से स्थान पर है, इकाई ढाई, इन ढाई वाले स्थान पर है तो किससे गुणा होगी, 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी संख्या का आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, इसके लिए सब कुछ ये जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई ये ना समझे कि बहुत आसान से टॉपिक है। ठीक है, यही टॉपिक पेपर में जाके कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे देखते हैं क्या है जातीय मान। ठीक है, जातीय मान क्या है कि किसी दी गई संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका खुद का मान ही होता है। ठीक है, खुद का ही मान होता है। तो कोई अंक जो भी है जिसका जातीय मान पूछा जाता है तो उस अंक की खुद की वैल्यू ही उसका जातीय मान कहलाती है। जैसे क्या है, कोई संख्या दे रखी है आपको कि 9 5 6 3 2 में सभी अंकों का जातीय मान बताओ। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें सभी अंकों का जातीय मान देखेंगे। तो देखो 9 है, 9 कौन से स्थान पर है, इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10,000, 10,000वें स्थान पर है। लेकिन जब हम स्थानीय मान की बात करते थे तो हम क्या करते, इसमें 10,000 से गुणा करते। लेकिन अब बात चल रही किसकी, जातीय मान की। तो मैंने बताया जातीय मान किसी भी अंक का वही होता है जो उसकी खुद की वैल्यू होती है। तो 9 का जब जातीय मान पूछा जाएगा तो 9 का क्या होगा, 9 का नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 हो जाएगा, चाहे अंक कोई सी पोजीशन पर दे रखा हो, कोई भी स्थान पर आपको दे रखा हो। बात क्लियर। चलिए 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। और 2 का जातीय मान क्या होगा, 2। ठीक है, तो स्थानीय मान जातीय मान क्लियर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, देखो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन अधिकतर आए हैं। ठीक, बस एक बार पढ़ लोगे इन्हें जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो गलतियाँ कर दोगे। ठीक, तो पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती तो किसी संख्या में एक घटाने पर, किसी संख्या में एक घटाने पर प्राप्त संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। बात समझ आ रही है।
तो मान लो कोई संख्या आपको दे रखी है, जैसे 56 है, इसकी पूर्ववर्ती आपसे संख्या पूछिए, तो 56 में से 1 घटा दोगे तो 55 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी हो, उससे 1 कम करोगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 1000 है, ठीक, अब इसका पूछा आपसे पूर्ववर्ती संख्या, तो इसमें 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 999। ठीक है, ऐसी 999 का पूर्ववर्ती करोगे तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो 998। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। चलिए अब बात करते हैं हम परवर्ती संख्या, और परवर्ती संख्या के कई सारे नाम हैं। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि देखो पढ़ के गए परवर्ती और आ गया उसमें उत्तरवर्ती, अग्रवर्ती या अनुवर्ती, तो ये सब एक ही उसके नाम हैं। ठीक है, तो सबके बारे में क्या है, डेफिनेशन सबकी एक ही है। ठीक, क्या है कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर, ठीक है, परवर्ती में क्या होगा कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या परवर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती में क्या था, घटाने पर, पूर्व मतलब पहले की बात चल रही है और पर मतलब आगे की बात चल रही है, ध्यान रखना। तो इसमें 1 जोड़ेंगे और पूर्ववर्ती में 1 घटाएंगे। जैसे 95 की परवर्ती संख्या कितनी थी, 95 + 1 यानी 96। ऐसी 1000 की बात करोगे, 1000 में क्या 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1001। ठीक, तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल है, इससे समझ लो। आपके पास संख्या दे रखी है, ठीक, और आपसे पूछा है पूर्ववर्ती और परवर्ती बताइए। तो यहाँ बात चलिए सबसे पहले 1000 की, तो 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 999 और परवर्ती क्या हो जाएगा आपका 1001। बात क्लियर। ऐसी ये संख्या दे रखी है आपकी 565, तो 565 का पूर्ववर्ती क्या होगा 564, यानी इसमें से 1 माइनस कर देंगे, और परवर्ती क्या हो जाएगा 566, यानी इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसी 947 का तो क्या हो जाएगा 946 और इसमें हो जाएगा 948। बात क्लियर, चीज़ें समझ गए होंगे। परवर्ती मतलब -1 और पूर्ववर्ती मतलब +1, और इतनी बात आप ध्यान में रखो। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं हम कि योज्य प्रतिलोम। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो देखो किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। बात समझ रहे हो, और कोई संख्या आपको दे रखी हो और उसमें उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ दे तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। ठीक है, या किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का केवल चिन्ह बदल देते हैं। बात क्लियर। जैसे देखो, जैसे 8/5 आपको दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका योज्य प्रतिलोम बताओ। ठीक, तो देखो संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं करना, केवल इसके पहले क्या लगाना है नेगेटिव चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको पूछा है कि 7/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो मैंने क्या करा देखो माइनस लगा दिया और 7/9। ठीक, कैसे, देखो जब इनका योग करोगे, और बात क्या डेफिनेशन से क्या पता चला कि इनका योग क्या होना चाहिए 0। जैसे 8/5 है, 8/5। अब आपको पता चल गया इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है -8/5। ठीक है, -8/5। पहले इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -8/5। माइनस प्लस के कंडीशन में क्या होता है कट जाते हैं, तो क्या आया आपका 0। ठीक, तो किसी संख्या के योज्य प्रतिलोम में, किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर हमेशा क्या मिलता है हमको 0 मिलता है। ठीक, तो जो आपको संख्या दे रखी हो उसमें केवल माइनस लगा दो, आपको उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में जोड़ने की बात हो रही थी, और गुणात्मक में क्या होगी, देखो जैसे इसके नाम में छिपा है क्या गुणात्मक, यानी गुणा करने की बात कहीं ना कहीं इसमें होगी। जैसे किसी संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा करने पर, ठीक है, किसी संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा करने पर हमेशा क्या 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोई संख्या आपको दे रखी है तो उसमें उस संख्या से गुणा करनी होती है जिसके गुणनफल क्या आ जाए 1 आ जाए, तो वो संख्या उसकी गुणात्मक प्रतिलोम होगी। ठीक है, तो जैसे देखो 3/5 है, 3/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 5/3, यानी जो अंश था वो हर में गया और जो हर था वो अंश में आ गया, बस इतना परिवर्तन आपको इसमें करना होगा। ठीक है, ऐसे ही 19/13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 13/9। कैसे, ये देखो जैसे 3/5 है, इसका मुझे निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने क्या करा, जो अंश था वो हर में ले गया, जो हर था वो अंश में ले आए। बात क्लियर। तो देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा इसका गुणनफल 1। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या मिलता है गुणनफल उनका हमेशा 1 मिलता है। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसका अंश और हर को क्रम बदल देते हैं, उसे चयन कर लेते हैं आपस में। ठीक है, चलिए आगे देख।
चलिए अब तक हमने जितना पढ़ा है उस पर बेस क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस करो कि कितना आपने पढ़ा। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 0, 1, 2 या 3। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2 जो है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला है कि पाई है एक, क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या पूर्णांक। ठीक है, तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या हमने पढ़ाया, डेफिनेशन आपको पता होगी कि जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 से 25 के बीच में कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या कैसी होती है? कि एक सम संख्या, एक विषम संख्या या एक संयुक्त संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से इसका कोई आंसर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? कितनी होती हैं? तो 1 से 100 तक जो आपकी अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं 25। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से 30 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं आपकी वो होती हैं 10। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 0, 1, 2 या 3। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करी जाए तो वो होती है 1। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, चाहे आप कोई सी भी संख्या लिख दो उसमें 1 जोड़ोगे तो उससे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? इनफाइनाइट। आगे है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? 1, 0, 2 या 9। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो इसका भी नहीं ज्ञात कर सकते इसे भी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है आपकी इनफाइनाइट। अगला है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसे इस चित्र के माध्यम से देखो। ठीक, ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, ये पूर्ण का और ये पूर्णांक का। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इसी प्रकार सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक तो हैं, लेकिन सभी पूर्णांक जो है ना प्राकृतिक संख्या होते हैं ना पूर्ण संख्या होती हैं। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे कि 2000 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी? ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2010 या ऑप्शन सी 1999 या ऑप्शन सी डी 1998। ठीक है, तो पूर्ववर्ती की बात जब भी हो तो पहले की बात चली यानी इसमें से एक कम कर दो, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999। अगला है कि 2999 की परवर्ती संख्या होगी। अभी बात की थी पूर्ववर्ती की, अब बात आ रही है परवर्ती की। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी हो तो आपको पता चल गया होगा तो परवर्ती में क्या करते हैं? 1 जोड़ते हैं। ठीक, तो जब इसमें 1 जोड़ोगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? 3000। बात क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है संख्या 9/16। संख्या आपकी 9/16 का योज्य प्रतिलोम। मैंने बताया था योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए जो संख्या दे रखी हो उसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसमें माइनस ऐड कर देते हैं या उसके पीछे माइनस लगा देते हैं, तो वो संख्या उसका योज्य प्रतिलोम होती है। ठीक, तो 9/16 का योज्य प्रतिलोम होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस के 9/16। ठीक है, ऐसी देखो संख्या है आपकी माइनस का 21/23। माइनस का 21/23 का योज्य प्रतिलोम है। चिन्ह बदलेगा। ठीक है, चिन्ह बदलेगा क्योंकि जब इसके पीछे माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21/23 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है तो संख्या 17/19। 17/19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऑप्शन ए 17/19, बी माइनस के 17/19 या ऑप्शन सी 19/17 या ऑप्शन डी माइनस के 19/17। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हमेशा क्या होता है? उनकी गुणनफल क्या आना चाहिए?
1 आना चाहिए। तो गुणा करते चलो 19/17 गुणा 17/19 गुणा 19/17। तो जब इसे गुणा करोगे तो 17 से 17 कैंसिल आउट, 19 से 19 तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि संख्या 3 7 9 8 5 7 2 में 7 का स्थानीय मान 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। ठीक है, क्या अंतर है, यानी 2 बार 7 दे रखा है, देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ। ठीक, तो मुझे क्या करना है, इनका अंतर निकालना है। ठीक है, तो देखो स्थानीय मान की परिभाषा हम बता चुके हैं। ठीक, तो देखो ये वाला 7 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, तो इसमें क्या 7 लाख से गुणा करोगे, या एक तरीका और होता है कि जितने अंक इसके आगे शेष रह गए, इस 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो इसके आगे इतने जीरो लगा दो, यानी 7 कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। बात क्लियर। अब दूसरा 7 कहाँ है, यहाँ, तो इसके आगे कितने अंक हैं, 1, तो इसके आगे 1 जीरो लगा दो। और पूछा है क्या है, इसका अंतर पूछा है। ठीक है, इसका अंतर पूछा है, तो जब घटाओ वैसे तो 0 में से 0 गया, आपका 0 बचा। ऐसे ही यहाँ 10 हो जाएगा, इधर से कैरी लेके जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में 7 गया, कितना बचा 3, यहाँ बचा आपका 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। ठीक है, और ये 6। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6,999,30। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। अगला क्या है कि संख्या 3,928,698 में 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, यानी जो 8 है इसके स्थानीय मान एक तो ये है और एक ये है, इसका अंतर क्या होगा। तो देखो सीधी बात, इस 8 के आगे कितने अंक हैं, 3, तो वो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। इसके आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ इसे लिख दो। ठीक है, और इसे पूछा अंतर है तो इसे घटा दो। तो देखो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, यहाँ बचा आपका 9 और यहाँ भी बचा 9। ठीक, इस 8 में से एक इधर जा चुका, तो कितना बचा 7। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,992। ठीक है, चलिए अब देखना है अगला। अगला क्या है कि संख्या 5,4,3,5,2 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। ठीक, अब बात आ गई देखो स्थानीय मान और जातीय मान की। ठीक है, किसके, 4 के। तो देखो 4 का स्थानीय मान क्या है, देखो 4 कौन से स्थान पर है, 1 2 3 4, हज़ार में स्थान पर है ना। ठीक है, तो 4 के कितने जीरो लगा देंगे, 3 अंक है तो 3 लगा दो, 1 2 और ये 3। इसका जातीय मान क्या होता है, देखो किसी भी अंक का जातीय मान वही मान होता है जो उसका एक्चुअल मान है। ठीक है, जातीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू। तो देखो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा और यहाँ बचा आपका 3, तो 3,996, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि संख्या 9,5,7,4,5,2 में 7 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर है। 7 के स्थानीय मान और 5 के जातीय मान, देखो कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से ही पढ़ना है, कभी जल्दबाजी में देखा और बस हो गया। ठीक, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 का देखो 7 के आगे कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लगा दो। और 5 का स्थानीय मान, वो जातीय मान क्या होता है, 5 ही होता है। इसे घटाओगे कितना बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, यहाँ भी 9 और ये आपका 6, तो 6,995, 6,995। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि संख्या 8,3,7,5,4 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 3 का स्थानीय मान बताना है, तो 3 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, तो 3 के आगे 3 जीरो, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या क्लियर कर लिया। इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर हो चुके हैं हमारे। प्राकृतिक संख्या हमारा हो गया, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए, भाज्य अभाज्य हो गए, ठीक, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई और सहभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अगली वीडियो में क्या हम विभाज्यता के नियम देखेंगे, इकाई का अंक निकालना, ठीक, इसका स्थानीय मान भी हो गया, जातीय मान हो गया, पूर्ववर्ती हो गई, है ना, सम विषम का भी हो गया, शेषफल फिर में रह गई और हमारा ये रह गया विभाज्यता के नियम और इकाई का अंक। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।